हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम विक्रांत सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम ओसी के साथ साथ एसपी का भी सब्जेक्ट रेगुलरली यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के प्रीवियस लिंक आपको दे दी गई है। तो जो भी इसके टॉपिक का प्रीवियस टॉपिक है उसे आप समझने के लिए देखने के लिए उस लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के आपके वीडियो में आज के लेक्चर में हम आपके 12th क्लास कॉमर्स आपका जो सब्जेक्ट है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसका चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंस, इसके हम कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंस के फंक्शंस क्या है, फाइनेंस के इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंस का रोल क्या है, फाइनेंस के मॉडल रोल मॉडल्स क्या है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को लिंक दे दी गई है, आप प्लीज़ जाकर वहाँ पे आप लिंक ओपन करके आप अपने अपने जो प्रीवियस वीडियोज़ है उन्हें देखिए हमारे, और उसके बाद में उन वीडियोस को समझकर आगे के टॉपिक के लिए इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंस वर्ड का हमने मीनिंग समझा था, कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने उसके मीनिंग को डिस्कस किया था, उसके बाद में हमने उसके पूरे एलिमेंट्स और उसके साथ साथ उसके इम्पोर्टेंस को भी यहाँ डिस्कस किया था। टुडेज लेक्चर ऑन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर फाइनेंस। आपका जो फाइनेंस है, आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, कैपिटल रिक्वायरमेंट स्पेशली आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आज हम उसे यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो पिलर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक है आपका फिक्स कैपिटल और सेकेंड है आपका वर्किंग कैपिटल। कैपिटल का मतलब आपका सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझना है आपको, तो कैपिटल का मतलब होता है लगने वाली लागत, यानी कितना आपको फंड और मनी और आपको उतने फाइनेंस में उतने पैसों की ज़रूरत है, उतनी नीड है, और वो नीड आप कहाँ से और कैसे कैसे फुलफिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल के बैंक, नेशनलाइज्ड और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, ये तीनों आपके फाइनेंस और आपको फंडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, या कोई बहुत बड़ी होंडा जैसे टाटा बिरला की कंपनियाँ, होंडा कंपनी है, या बहुत बड़ी स्टील कंपनी है, इन कंपनियों में हमेशा कंटिन्यू पैसों की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यू यहाँ पे आपको मनी की नीड होती है, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आपको समझाया जाता है कि फाइनेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। फाइनेंस आपकी कंपनी में आप सभी को फंडिंग करने के लिए, आप सभी कंपनी के प्रोडक्शंस को प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम मेंटेन करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स कंपनी में, फाइनेंस में कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपका पहला दिख रहा है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल की अगर बात करें तो फिक्स कैपिटल में आपका फिक्स कैपिटल में आपके आ जाते हैं जो कि आपके फिक्स कैपिटल है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, आपका लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर्स आपके आ जाएंगे, मशीनरी आ जाएगा, और आपके कंप्यूटर्स आ जाएंगे, आपका मोटर्स आ जाएगा। इसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी, ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिक्स कैपिटल्स मींस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले, हम हल्दीराम हल्दीराम कंपनी का एग्जांपल हम लेकर हम यहाँ समझते हैं कि जैसे कि हल्दीराम कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस है। वो स्वीट और वेपर्स और सॉल्टी चीज़ें को, जो भी आपके खाने के लिए फूड के, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे वो आपके वेपर्स हो या स्वीट हो, ये सब चीज़ों के वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वो चीज़ों को बनाते हैं। अच्छा, उन सब चीज़ों के लिए फिक्स कैपिटल की अगर बात करें उनके एग्जांपल के लिए, तो सबसे सिंपल उनको लगे कि ज़मीन के साथ साथ जहाँ पे अपना वो प्लांट डेवलप कर सके, कि हमें यहाँ पर हमारा फिक्स प्लांट बनाना है, यहाँ पे हमें मशीनरी फिक्स करना है, उन मशीनरी से हम रॉ मटेरियल से हम उस प्रोडक्ट को तैयार करेंगे। तो
कभी कभी क्या होता है, जैसी कंपनी होती है तो कंपनी की कुछ चीज़ों को हम इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, इसीलिए फिक्स कैपिटल को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है यहाँ पे कि फिक्स कैपिटल बहुत ज़रूरी है आपका, कि आपको वहाँ पे आपकी जो मशीनरीज है, आपका जो प्लांट है, आपके जो प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स है, उसे आपको वहाँ पे फिक्स करना है। तो जैसे हल्दीराम की कंपनी है, हल्दीराम में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरीज, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ये सब कुछ उनके पास में बोला जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे बताया जाएगा कंपनी की असेट्स, कंपनी की फिक्स असेट जो कंपनी के पास में बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऐसा बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में कि जिन कंपनियों के पास में सबसे ज़्यादा असेट्स होती है तो वो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करते हैं और प्रॉफिट लेवल भी बहुत अच्छा गेन करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल समझिए हल्दीराम का, हल्दीराम की कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है और आपको सभी को पता है कि पूरे इंडिया या इंडिया के साथ साथ अभी बाहर भी हल्दीराम के प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। तो ये किस लिए होता है, हल्दीराम के पास में एसेट्स बहुत सारी है, उनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस है, तो उसमें क्या होता है, उनको फिक्स कैपिटल की जो नीड है हमेशा, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सब जो भी टेक्निकल पर्सन है, इंजीनियर्स है, उन मशीनरी में वर्क करते हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या करते हैं, वो लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको फिक्स कैपिटल में क्या क्या लगता है वो समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में आपको यहाँ दिख रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी फिक्स कैपिटल में कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसे इफेक्ट करते हैं, जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंस स्टेज तैयार करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स कैपिटल में जो भी कैपिटल अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट है, मैं आपको दिख रहा है पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में बोला ऐसा जाता है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मशीनरीज लगती है और ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। कौन से ऐसे बिजनेसेस में लगता है, जो प्रोडक्शन करती है, जैसे होंडा कंपनी बाइक्स बनाती है, तो बाइक बनाने के लिए उन्हें बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है, प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोडक्शन गोडाउन की ज़रूरत पड़ती है, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है सब चीज़ों की। कुछ ऐसे कंपनी होती है जैसे ट्रेडिंग कंपनी, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करता है, उन कंपनियों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता और बहुत ज़्यादा फिक्स असेट्स नहीं लगती। फिक्स असेट्स उन्हीं कंपनियों को लगता है जिनके पास में प्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे डेली 100 है, जैसे होंडा कंपनी डेली 100 बाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो उसी तरीके से उन्हें मशीनरीज भी बहुत ज़्यादा लगती है और मशीनरी के साथ साथ बहुत सारे इक्विपमेंट भी वो वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस में दो बातें इन्वॉल्व है, एक तो जिनमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट और असेट्स लगता है, और एक दूसरा कम इन्वेस्टमेंट लगता है जिसमें फिक्स असेट्स आपको उतनी यूज में नहीं है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज ऑफ बिजनेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा फैक्टर है आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में, जो उससे इफेक्ट में लाता है। जैसे कि साइज ऑफ बिजनेस, सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस का साइज क्या है। फॉर एग्जांपल हम ले लें कि जैसे अगर हल्दीराम की कंपनी है, हल्दीराम एक बहुत ह्यूज और एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जो कि डेली उसके बहुत नंबर्स ऑफ प्रोडक्शन डेली उसके होते हैं, जिससे कि क्यों होता है, क्योंकि उन्हें उन प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स के घरों तक या कस्टमर्स के नीड के हिसाब से उन्हें प्रोडक्शन करना पड़ता है और उन्हें फुलफिल करनी पड़ती है उनकी नीड्स को। तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जितनी डिमांड हो रही है उतना वो सप्लाई कर सके, क्योंकि जितना ज़्यादा डिमांड होता है उतना ही उन्हें सप्लाई करना पड़ता है। तो साइज ऑफ बिजनेस, समहाउ बिजनेस, कुछ बिजनेसेस कम छोटे लेवल में काम करते हैं, कुछ बिजनेस जो है वो बहुत ह्यूज बड़े लेवल पे काम करते हैं। तो ये भी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का साइज क्या है। स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस में ये बताया है कि आपके बिजनेस का स्कोप कहाँ कहाँ है, कितना उसका स्कोप है और कितना उसका फैलाव है, इन स्टेट है, इन इंडिया है या फिर ग्लोबल बिजनेस है। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर फैक्टर में जो उसे इफेक्ट करता है, जो उसमें इन्वॉल्व होता है। स्कोप ऑफ बिजनेस, हल्दीराम का स्कोप बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है, तो जितनी ज़्यादा डिमांड होती है उतना उन्हें सप्लाई करना पड़ता है। और जैसे एग्जांपल ले, हमें अभी जैसे मास्क की बहुत ज़्यादा नीड है, सैनिटाइजर्स की नीड है, तो ये सब कुछ डिपेंड करता है स्कोप पे कि भाई हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे तो ये सेल होगा, सेल होने के साथ साथ कंपनी को प्रॉफिट होगा,
कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, कंपनी का एक नाम होगा और कंपनी धीरे धीरे ब्रांड लेवल बनते जाएगी। कुछ ऐसी कंपनियां होती है जिनके साइज कम होते हैं, जो कम बिजनेस करते हैं, जैसे विंटर के हम एग्जांपल ले लें, समर और विंटर में जो भी चीज़ें कस्टमर्स को और पीपल्स लोगों पर्सन्स को लगती है, जैसे रेनी सीजन्स में रेनकोट लगते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जिस पर्टिकुलर जो सीज़न आ रहा है उस सीज़न में लगने वाली डिमांड या होने वाली डिमांड उसका हमें सप्लाई करना है। विंटर सीजन में स्वेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी का प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है कि हमें आने वाले विंटर में डिमांड आएगी हमें और सप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें इन फैक्टर में डिपेंड करती है। एक्सटेंड ऑफ लीज ऑन रेंट, तो यहाँ पे दो बात आप समझिए, लीज और रेंट। कुछ कंपनियां, कुछ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कुछ जो बिजनेसेस है वो दो तरीके से काम करते हैं, एक शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। तो अभी जैसे हल्दीराम का एग्जांपल ले लीजिए, हल्दीराम एक बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी, ह्यूज बड़ी कंपनी है, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनका जो प्रोडक्शन है वो एक लॉन्ग टर्म वाला है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे। लीज और रेंट की बात अगर करें तो हल्दीराम कंपनी की खुद के अपने हाउसेस है, खुद के अपने गोडाउन है, खुद के अपने प्रोडक्शन हाउसेस है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करती है, जिन्हें ज़रूरी नहीं है कि आप उनका कैपिटल फिक्स्ड रखना है, उन्हें लैंड और बिल्डिंग परचेस करना है या मशीनरी पूरी तरीके से यहाँ फिक्स्ड और इंस्टॉल करना है कि हमें इधर से उधर मूव ना करें, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियाँ होती है जो कि 6 महीने, 1 साल और 18 महीने और 24 आवर्स या 3 साल ऐसे कम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए काम करती है, और जो डिमांड आया है उस डिमांड को फुलफिल करता है और उसे सप्लाई करता है। तो यहाँ पे बताया है कि लीज यानी क्या, एक ऐसे प्रॉपर्टी का पर्सन, ऑथोराइज्ड पर्सन जो उसका मालिक है और उस पर्टिकुलर पर्सन से कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन उससे उस ज़मीन या उससे उस जगह को लीज पे मांगती है, यानी लीज पे मांगती है यानी कि एक शॉर्ट टर्म पीरियड तक के लिए, उसके लिए 24 मंथ्स के लिए बोल सकते हैं या 36 मंथ्स के लिए आप उसकी लीज को आप ऑथोराइज्ड करवा सकते हैं। लीज एक लंबे समय के लिए होता है और रेंट आपका हर महीने के लिए होता है। कोई कंपनी रेंट पे काम करती है, छोटी कंपनी वो रेंट पे काम करती है, रेंट पेड करती है और अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और मार्केट में उसे सेल करती है। इसके बाद आपका पॉइंट आ रहा है अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे जैसे आपके प्रोडक्शन में नीड होती है, जैसे जैसे आपको वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, तो आपको आपके कॉन्टैक्ट्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्टरों को आपको अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे कि हम एग्जांपल लें कि हम एक स्टेट में हैं और हमारे कुछ 150 या 200 किलोमीटर दूर दूसरे हमारे स्टेट या ज़िले में हमको कुछ और यही प्रोडक्ट का हमें वहाँ पे भी मार्केटिंग करना है या वहाँ पे भी प्रोडक्शन करना है, तो आपको सब कॉन्ट्रैक्टर्स के एग्रीमेंट या सब कॉन्ट्रैक्ट के अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम पर्टिकुलर, हम जिस स्टेट में हैं, हम जहाँ पे हैं, वहाँ से अगर उस पर्टिकुलर पर्सन को हम वहाँ अपॉइंट करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम उसी लोकेशन के पर्सन को अपॉइंट करेंगे और वहीं पे उसका अरेंजमेंट कर देंगे, तो क्या होगा, सिंपल में उसे पास अपने ही शहर में रहकर उसे वहाँ पे उसे उस काम को करने की बहुत ज़्यादा अच्छी उसे फैसिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको एग्रीमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर भी देखना पड़ेगा। उसके बाद एक्विजिशंस ऑफ ओल्ड एसेट्स। यहाँ पे एक्विजिशन मतलब कि एक्वायर करना, यानी कि आपको मशीनरीज की अगर नीड है और आपको मशीनरीज की ज़रूरत पड़ रही है, एक प्रोडक्ट को आपको मैन्युफैक्चरिंग करना है और आपको एक हीटर की, बहुत बड़ी हीटर की ज़रूरत है जिसमें आप आयरन वगैरह को मेल्ट करके उससे जो भी आप आयरन प्रोडक्ट या आयरन रॉड या जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो एक्विजिशंस ऑफ ओल्ड एसेट्स, यहाँ पे आपको एक सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एसेट की ज़रूरत है, यानी मशीनरी की ज़रूरत है। आपने सोचा कि इसे खरीदने की क्या ज़रूरत है, हम कहीं ना कहीं से किसी और कंपनी से उस एसेट्स को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। खरीदने के मतलब एक्विजिशन करना, खरीद भी सकते हैं और कुछ समय के लिए उसे अपने काम में यूज़ करके फिर उसे वापस भी कर सकते हैं। एग्जांपल ले लेंगे कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग का। कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग में जो बिल्डर होते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, ये पर्सन्स जो होते हैं आपका 8 मंथ्स और 12 मंथ्स और या 16 मंथ्स, इतने ड्यूरेशंस का उनका समय रहता है कोई भी बिल्डिंग या एक हाउस का रेडी करने के लिए। तो आप बताइए क्या वो बिल्डर
अपने प्रोडक्शंस के लिए जो भी वहाँ पे सीमेंट का मशीन लगता है, उस मशीन्स को आपने देखा होगा कि वो उस मशीन को क्या करते हैं, या तो रेंट पे बुलवाते हैं या कहीं ना कहीं से वो क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं उस मशीन्स को। तो ओल्ड एसेट्स का भी यहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में वो लोग यूज़ करके अपनी नीड को फुलफिल करते हैं। देन उसके बाद में इंटरनेशनल कंडीशंस, यहाँ पे ऐसी कंडीशंस आ जाती है जो कि आपकी बाउंड्रीज के साथ साथ आपकी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है उससे भी रिलेटेड होती है। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, जैसे आपका प्रोडक्ट है, अपने पूरे देश में अगर काम कर रहा है आपका प्रोडक्ट, तो आपके प्रोडक्ट देश के साथ साथ आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट देश के बाहर भी काम करे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए कि आपको वहाँ पे इंटरनेशनल कंडीशंस को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। पेपर्स वर्क है, अदर कंट्रीज़ के लॉ है, अदर कंट्रीज़ के कस्टम्स रूल्स है, अदर कंट्रीज़ के बहुत सारे पेपर्स वर्क है, लाइसेंस अथॉरिटीज़ है, कस्टम्स अथॉरिटीज़ है, ये सब कुछ आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा, तब जाके आपकी इंटरनेशनल कंडीशंस फुलफिल होंगी। इफ़ अगर आपका प्रोडक्ट या आपका मैन्युफैक्चरिंग हाउस इंडिया और इंडिया में सीमित है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट टू स्टेट आपका काम होता है। बट अगर इंटरनेशनल में जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स वर्क की ज़रूरत पड़ती है। देन ट्रेंड इन इकोनॉमी, कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी कंपनी में ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट हो। तो इकोनॉमी की ट्रेंड ऐसी है कि वो फ्लैक्चुएट होते रहती है। अभी देख लीजिए हमारे देश की इकोनॉमी जो है, ये जो बहुत बड़ा जो हेल्थ इशू हुआ है कोरोना को लेकर, तो इस वजह से जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, जिस वजह से जो भी मार्केट की जितने भी इनकम्स है, जितनी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस कंपनी है, जितने भी बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस हैं, इन सब का प्रोडक्शन धीरे 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 कम होते गया है। तो आप देख रहे हैं इकोनॉमिक ट्रेंड जो है ये हमेशा क्या होते रहता है, ये चेंज होते रहता है। इसमें फिक्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है इसमें। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रेंड इन इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। उसके बाद में पॉपुलेशन स्ट्रेन, इफ़ अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, पॉपुलेशंस के आपके रेट परसेंटेज में अगर इंक्रीज आपको दिख रहा है, आपके पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ते हुए दिख रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, जितनी सप्लाई है, जितना डिमांड है उतनी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन ट्रेंड भी इस फैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कितने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है और मार्केट में लॉन्च करना है, ये भी वहाँ पे डिपेंड करता है। देन उसके बाद का पॉइंट है आपका कंज्यूमर प्रेफरेंस। कोई भी कंपनी, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हाउस कस्टमर्स के लिए होती है, उनकी नीड को, उनकी डिज़ायर को, उनकी विलिंगनेस को फुलफ़िल करने के लिए होता है। उनकी जो भी नीड होती है, उन्हें वो चाहिए, तो हम एक ऐसी कंपनी है जो कि उसे प्रोवाइड करे। कंपनीज कंज्यूमर्स, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देती है, बिकॉज जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की वजह से है। अगर कस्टमर नहीं रहेगा तो वो कंपनी का प्रोडक्ट कोई काम का नहीं रहेगा, कस्टमर उसे परचेस नहीं करेगा तो कंपनी का ब्रांड नाम नहीं बनेगा, कंपनी मार्केट में अच्छा स्टेबिलिटी नहीं बना पाएंगी। इसलिए कस्टमर्स को प्रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कस्टमर्स के साथ साथ कंपनीज को एक और पॉइंट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, वो है कॉम्पिटिटिव। ये फैक्टर में एक प्रोडक्ट को बनाने वाली बहुत सारी कंपनी, बशर्ते सिर्फ शर्त इतनी है कि आप जो कंपनी में अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके प्रोडक्ट में कौन सी ऐसी बात है कि जो भी कस्टमर है उस प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी पे, आपके मैनेजमेंट पे। हम यहाँ पे एसपी आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ ओसी के भी सब्जेक्ट को यहाँ डेली रीड कर रहे हैं, डेली समझ रहे हैं, तो देखिए दोनों ही सब्जेक्ट एक दूसरे से कितने मिले हुए हैं कि ये सारी चीज़ स्ट्रैटेजी है। कंपटीशन तो है ही आपके सामने, अलग अलग कॉम्पिटिटर है। देखिए अगर बाइक बनाने की कंपनी तो कितनी सारी बाइक बनाने के प्रोडक्शन हाउसेस है। कभी कभी किसी बाइक में कुछ डिफरेंस होता है, किस बाइक की क्वालिटी अच्छी रहती है, किस बाइक में कुछ बात होती है, किस बाइक में कुछ अलग होती है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है उन मैनेजमेंट्स पे, उनकी स्ट्रैटेजी पे, उनकी प्लानिंग पे। ये सब कुछ वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने काम में, वो सब कुछ यहाँ पे डिपेंड करता है। तो कंपटीशन का फेस तो करना ही है, इसके साथ साथ फिक्स कैपिटल में इन सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करते हुए उन्हें अपना प्रोडक्शन भी करना है।
तो ये सारी बातें आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व है। सेकेंड पॉइंट आपको दिख रहा है वर्किंग कैपिटल। आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्किंग कैपिटल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके पूरे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है। फिक्स कैपिटल हमेशा फिक्स रहता है, आपको लगता ही है भाई मशीनरी आपको लगने ही वाली है, ठीक है, मशीनरी आपको लगने ही वाले, आपके बिजनेस का साइज कम ज़्यादा होने वाला है, आपकी इकोनॉमिक्स चेंज होने वाली है, आपके कस्टमर्स को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, उसके साथ साथ इंटरनेशनल कंडीशंस को फेस करना है आपको, और भी ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स है जिसे आपको अपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में इन्वॉल्व करना है। वर्किंग कैपिटल की अगर बात करें हम अगर, तो वर्किंग कैपिटल में जो चीज़ लगने वाली वो है करंट, कि अभी हमें क्या लगने वाला है। तो हम दोस्तों वर्किंग कैपिटल्स के पूरे फैक्टर्स को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपके टॉपिक नंबर 2 और आपके लेक्चर नंबर 2 में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सभी इस फैक्टर्स को नोट कर लीजिए कॉपी पे, और आपकी बुक में इस सब के बारे में डिटेल दिया है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट का डिफरेंस बिटवीन 8 मार्क या 10 मार्क के लिए आपको 12th क्लास आपके बुक पेपर में आता है। तो डिस्टिंक्टिंग बिटवीन कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका वर्किंग कैपिटल डिस्कस करेंगे, और ये सभी लोग आप लिख लीजिए और इसे आप लिखकर नोट्स बनाना चालू करिए। नोट्स इस तरीके से बनाइए, देखिए हर एक का आप डायग्रामेटिक चीज़ों को आप इन्वॉल्व करिए, एक ट्री डायग्राम बनाइए, इस तरीके से बनाइए। यहाँ पे आपको जो पॉइंट जहाँ आपके लैंग्वेज में इस पॉइंट को आपको नोट करना है तो इतनी आपकी कॉपी की जगह में आप उसे नोट कर सकते हैं अपनी ओन लैंग्वेज में। ये बहुत सिंपल लगता है, यानी ऐसे ही नोट्स बनाने से क्या हो जाएगा, व्हेन एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन आपको इतना मोटा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसके लैंग्वेज में आपने जो समझा है, और सिंपल जो वर्ड बुलेट पॉइंट्स को आपने लिखा है, वही चीज़ों को आपको पढ़ना है, समझना है, और आपको आपकी लैंग्वेज में अच्छे से उसको बनाकर आंसर लिखना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल तरीका है। इस तरीके से आप नोट्स बनाइए और अच्छे से आप अपनी स्टडी को यहाँ पे जारी रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।